बीकानेर से प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान स्टेट एंटी इवेजन टीम आज बीकानेर में है और 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ है। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में फर्में बनाई गई। सोने की खरीदारी में फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी को पकड़ा गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई को करते हुए 651 करोड़ के फर्जीवाड़े को पकड़ा गया है। बीकानेर से प्रदेश की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान स्टेट एंटी इवेजन टीम आज बीकानेर के अंदर है और एक्शन में नजर आई है। 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ है, यह भी खुलासा हुआ है। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में कई फर्में बनाई गई। सोने की खरीदारी में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी इस दौरान पकड़ी गई है। तो देखिए, सीजीएसटी की बीकानेर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस दौरान 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कार्रवाई है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई आज के दिन में 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इस दौरान जिस पर कार्रवाई की गई है उस कंपनी का नाम है रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर, जिस पर इस कार्रवाई को अंजाम किया गया। इसके अलावा सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में फर्में बनाई गई थी। इन फर्मों के जरिए जाहिर है सोने की खरीदारी किया करते थे और उसी में फर्जीवाड़ा हुआ है। 20 करोड़ की टैक्स चोरी सीधे यहां पर पकड़ी गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई सीएसजीएसटी की तरफ से की गई है। राजस्थान स्टेट एंटी इवेजन टीम आज बीकानेर में है और 651 करोड़ की भारी भरकम फर्जीवाड़े को पकड़ा है, एक्सपोज किया है। जाहिर है डॉक्यूमेंट तलाशे जा रहे होंगे, जानकारियां जुटाई जा रही होंगी और इस फर्जीवाड़े के पीछे कितने चेहरे शामिल हैं, उन चेहरों पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, वसूली किस तरीके से होगी, ये तमाम वो सवाल जो इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद खड़े हो रहे हैं। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ है। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में फर्में बनाई गई। सोने की खरीदारी में फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तो जाहिर है 20 करोड़ तो कम से कम वसूले ही जाएंगे जो टैक्स चोरी है। इसके अलावा पेनल्टी क्या लगती है, सजा कितनी होती है, कितने लोगों पर सजा होती है, ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब अब धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन बीकानेर से प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एसजीएसटी की बीकानेर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, कितनों पर शिकंजा कसा जाएगा और ये तो मानकर ही चले कि कम से कम 20 करोड़ की टैक्स चोरी तो वसूली जाएगी, इसके अलावा पेनल्टी और बाकी चीजों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। मुख्य आयुक्त जो है अभिषेक भगोटिया, उनके निर्देशन में जो है टीम है उसने कार्रवाई को अंजाम दिया है। नरेंद्र सिंह शेखावत सहित जो अन्य अधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। मोटी जानकारी जो आ रही है, कुल बिल की राशि थी 651 करोड़ रुपए, जिस पर जो है 3% की दर से भी यदि हम टैक्स को जोड़ें तो करीब 20 करोड़ रुपए होता है। दिजेंद्र, आप समझ सकते हैं किस तरह का घोटाला हुआ है।
फर्जीवाड़ा हुआ है, जीएसटी बिलों की चोरी हुई है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो टीम व्यवसायी के यहाँ पहुंची थी, तो घोषित व्यवसाय स्थल जो था सुजान देशवर गंगाशहर बीकानेर, यहाँ पर कोई फर्म संचालित ही नहीं पाई गई। और ये जो पूरा मामला है सोने की खरीद और बेचान से जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं सोने को लेकर जिस तरह के रहता है। रेनेसा एंटरप्राइजेज पर ये कार्रवाई की गई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी सफलता, और निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को एक बड़ा रेवेन्यू आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये चौंकाता भी है कि इस तरह से, इस लेवल पर इतनी बड़े तरीके से घोटाले को अंजाम दिया जाता है। ये तो एक बड़ी मछली फंसी है। किस तरह से टैक्स चोरी हो रही है, ये भी एक सवाल है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल भी जुड़ चुके हैं। विमल, इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई है, ये नेशनल वाइड जो जीएसटी कानून बना हुआ है, उस जीएसटी कानून में जो कार्रवाई हो रही है, फर्जी बिलों से संबंधित जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों में सीजीएसटी ने और डीजीजीआई ने भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की थी। सीजीएसटी ने 3303 करोड़ रुपए के आसपास के फर्जी बिलों का फर्जीवाड़ा पकड़ा था। डीजीजीआई ने 1004 करोड़ के फर्जी बिलों का फर्जीवाड़ा पकड़ा था। अभी ये जो एसजीएसटी को जो सफलता मिली है, जिसके अंदर इन्होंने 651 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों का फर्जीवाड़ा उजागर किया है, ये निश्चित रूप से इस बात को इंडिकेट करता है कि जो व्यापारी खाली बिलों का काम करते हैं, उन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पीड़ा उन लोगों की है जिन्होंने ईमानदारी से जेन्युइनली माल खरीदा, लेकिन अब उनके ऊपर टैक्स की मार पड़ रही है। कल हमने एक खबर भी दी थी जिसमें यह भी लिखा था कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस रहे हैं, अर्थात ऐसे व्यापारी जिन्होंने जेन्युइनली माल खरीदा था लेकिन टैक्स भी पेमेंट किया। जीएसटी पोर्टल पर भी ये टैक्स शो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर एडवाइजरी आ रही है, उनको ये सलाह विभाग की तरफ से दी जा रही है कि उन्होंने जो टैक्स लिया वो टैक्स जमा कराए। जहां तक इस मुद्दे की बात करें, बीकानेर के लिहाज से ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान के लिहाज से हालांकि इतनी बड़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजस्थान में 3303 करोड़ रुपए के और 1004 करोड़ के मामले ऑलरेडी उजागर हो चुके हैं। लेकिन एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस बारे में जो जानकारी हमें जो सोर्सेज से मिली, जिसमें जो रेनिशा एंटरप्राइजेज के नाम से जो फर्म बताई जा रही है, इस फर्म का वास्तव में कोई अस्तित्व भी नहीं था। इससे पहले भी एसडीआरआई ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास में कार्रवाई की थी, जहाँ पे कुछ मार्बल और ये ग्रेनाइट के मामले पकड़े थे, जहाँ पे उन फर्मों का कोई अता पता ही नहीं था। जो किसान के खेत थे, उन खेतों के ऊपर फर्में चलाई जा रही थी। अर्थात कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो व्यापारी है, जिसको माल खरीदना होता है, उसको पूरी तरह से चाक चौबंद होकर ही माल खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी ये फर्जीवाड़े बहुत तेजी से उजागर हो रहे हैं। बिल्कुल विमल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लक्ष्मण, आपका भी शुक्रिया महत्वपूर्ण खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। काला आईएएस अफसर को पसंद नहीं है डिस्टर्बेंस। जब भी वीक ऑफ के दिन अपने आवास पर जाते हैं तो बंद करवा देते हैं आस पड़ोस में चल रहे मेंटेनेंस से जुड़े काम। व्यापारी आनंद मोदी का घर है इन आईएएस अफसर के घर के पास ही, और आनंद मोदी के घर पर चल रहा इस वक्त डेंटिंग पेंटिंग का काम। ऐसे में वीक ऑफ के दिन साहब के घर पहुंचते ही बंद हो जाता है पूरा काम। हालांकि बच्चों की पढ़ाई खराब होने का हवाला दिया जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चों की पढ़ाई सिर्फ वीक ऑफ के दिन ही खराब होती है, वो तो बाकी के 6 दिन भी खराब होती होगी। अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच काम रोकने की हिदायत देती है। तो देखिए किस तरीके से वीक ऑफ वाले दिन उनको कोई परेशानी ना हो, वो आराम फरमा सके, इसलिए काम को रुकवा दिया गया। पुलिस के मुखिया एमएल लाठर का गजब का टाइम मैनेजमेंट दिखाई दिया। इन दोनों पुलिस में व्यापक बदलाव के लिए डीजीपी बैठकें कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट और सभी रेंज में डीजीपी ले रही है मैराथन बैठकें। भरतपुर से हुई थी डीजीपी के इस अभियान की शुरुआत, और उस बैठक के बाद शुरू हो गया विधानसभा का बजट सत्र के दौरान पुलिस अधिकारियों की मीटिंग करना संभव नहीं था। ऐसे में डीजीपी ने शनिवार की छुट्टी के दिन बैठक करने का प्रयोग किया, जिससे बैठकें भी होती रही नियमित, और विधानसभा का काम भी इसकी वजह से प्रभावित नहीं हुआ। अभी तक जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर रेंज और अजमेर रेंज की बैठकें शनिवार को ही, अब शनिवार को ही आयोजित होगी कोटा रेंज की रिव्यू बैठक। डीजीपी एमएल लाठर की इन मैराथन बैठकों का फील्ड में असर भी दिखाई दे रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।
देखिए आपका स्वागत है। जितनी बोली एक दुकान की उतनी पूरे जिले की भी नहीं। मधुशालाओं वाले महकमे में एक बोली की रोचक चर्चाएं हैं। दरअसल हनुमानगढ़ में एक मधुशाला की बोली 510 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जयपुर के एक अधिकारी ने इस बोली पर टिप्पणी की और कहा कि इतना रेवेन्यू तो पूरे जिले में भी साल भर में नहीं आता। बोली लगाने वाले ने 2 दिन से अभी तक फीस को जमा नहीं कराया है। अब महकमा आवेदक को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकता है। तो एक अलग तरीके की खबर। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद जिसने बोली 510 करोड़ तक पहुंचा दिया उसको मधुशाला खरीदनी ही नहीं थी। वो सिर्फ इस बिड को लगातार बढ़ा रहा था और यही वजह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसने अभी तक फीस जमा नहीं कराई है। अब महकमा आवेदक को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने वाला है, यानी कि आगामी जो 3 साल होंगे उसमें ये आवेदक ना तो आवेदन कर पाएगा और ना ही बोली लगा पाएगा। वहीं मधुशाला में ऐसे रमे कि जी नहीं चाहता छोड़ जाने का। एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस में लगे थे एक कनिष्ठ लेखाकार। जनवरी की 1 तारीख को हुआ यातायात महकमे में तबादला, लेकिन साहब के कान पर 2 महीने में भी जू नहीं रेंगी। नए तबादले वाली जगह पर ये साहब नहीं जा रहे। अब तक कह रहे आबकारी महकमे में ड्यूटी। क्या कमिश्नर डॉक्टर जोगाराम इस तरफ ध्यान देंगे? आप सोचिए कि जहां उनका तबादला कर दिया गया है वहां 2 महीने से उस कुर्सी पर जाहिर कोई नहीं होगा, क्योंकि इनको जाकर वहां बैठना है। लेकिन सवाल इस बीच ये भी है कि जो कनिष्ठ लेखाकार 2 महीने पहले कहीं और ज्वाइन करने वाले थे, यानी कि यातायात महकमे में ज्वाइन करने वाले थे, तो इस कुर्सी पर भी किसी को आना होगा। क्या वो भी इस कुर्सी पर आए नहीं है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि साहब के कान पर 2 महीने से कोई जू नहीं रेंग रही है। नए तबादले वाली जगह पर ये साहब जा नहीं रहे और अब तक कर रहे हैं आबकारी महकमे में ही ड्यूटी। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये तो साहब जाने, लेकिन क्या कमिश्नर डॉक्टर जोगाराम इस तरफ ध्यान देंगे? जस्टिस पीके लोहरा पर फिर वही विश्वास जमाने की चुनौती। जस्टिस कोठारी के कार्यकाल में रोज आती थी 25 शिकायतें, लेकिन अब महज 4 से 5 शिकायतें हर दिन दर्ज की जा रही हैं। ऐसे में नए लोकायुक्त जस्टिस लोहरा के समक्ष रहेगी ये बड़ी चुनौती। और खान महाघूस कांड की 2 रिपोर्ट लोकायुक्त सचिवालय में लंबित पड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता दीदी पर बीजेपी का काउंटर अटैक। बीजेपी ने लॉन्च किया मोदी दादा पोस्टर। बंगाल में सत्ता के लिए बीजेपी और टीएमसी ने ताकत झोंक दी है। बाहरी बनाम भीतरी का नारा देकर तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की जुगत में ममता बनर्जी है। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इस बीच 7 मार्च को कोलकाता रैली की सफलता के बाद बीजेपी ने जारी किया है पोस्टर और पोस्टर पर लिखा है वोट फॉर मोदी दादा। 18 मार्च को पीएम मोदी एक बार फिर से बंगाल की पुरुलिया में सभा करेंगे और 13 मार्च से ममता भी पुरुलिया से सटे जिलों में चुनावी रैली करने वाले, यानी कि जाहिर है पश्चिम बंगाल में दादा वर्सेस दीदी के बीच में जंग। असम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कॉन्फिडेंस। असम में दोबारा फुल फ्लैश में सत्ता आने का दावा किया गया है और कहा गया कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को लोग लाना चाहते हैं वापस। 126 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी और सहयोगी दल जीतेंगे 100 से ज्यादा सीटें। राज्य में विकास कार्य कराकर राजग ने अपनी वापसी की जमीन को पूरे तरीके से तैयार कर दिया। मतदाता बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मतदान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने असम में चुनाव के दौरान किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल ने यह बयान देकर शायद खुद के चेहरे को भी आगे कर दिया और खुद के नेतृत्व में चुनाव जीतने का दावा भी ठोक डाला है। जस्टिस पीके लोहरा पर फिर से वही विश्वास जमाने की चुनौती। जस्टिस कोठारी के कार्यकाल में हर दिन आती थी 25 शिकायतें, लेकिन अब महज 4 से 5 शिकायतें हर दिन दर्ज हो रही है। ऐसे में नए लोकायुक्त जस्टिस लोहरा के समक्ष रहेगी ये बड़ी चुनौती। खान महाघूसकांड की 2 रिपोर्ट लोकायुक्त सचिवालय में लंबित है। एक रिपोर्ट पूर्व लोकायुक्त जस्टिस कोठारी द्वारा राज्यपाल को भेजी जा चुकी है। लंबित दोनों रिपोर्ट को तैयार कर सबमिट करने की भी बड़ी चुनौती है। पूर्व एसीएस अशोक सिंघवी सहित प्रमुख अफसरों के खिलाफ ये जांच लंबित है।
पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित कई हाई प्रोफाइल जांच है। जयपुर शहर में बनी 1000 अवैध बिल्डिंग्स की जांच प्रक्रिया भी लंबित है। प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव के करीब 20 पद दोबारा क्रिएट कराना, लोकायुक्त सचिवालय के स्टाफ में अनुशासन पैदा कर कार्य करवाना, जांच और अन्वेषण के लिए नए सिरे से बेहतर अधिकारियों की टीम तैयार करना, इसके अलावा करीब 800 जांचों की रिपोर्ट पूरी करनी, लेकिन उन्हें सबमिट करने की भी चुनौती। हेमंता शर्मा बनेंगे मुख्यमंत्री। असम में अगर किसी भी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, त्रिशंकु बनी विधानसभा में शर्मा का होगा अहम रोल, लेकिन बीजेपी और संघ का सिस्टम तब शर्मा की राह में रोड़ा बन सकता है, क्योंकि हेमंता शर्मा ने बरसों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति की है। लेकिन बीजेपी के जानकार नेताओं का इस मसले पर कहना है कि वैसे तो बीजेपी में बाहरी को कोई खास जगह नहीं मिलती, लेकिन शर्मा का मामला और मसला दोनों अलग है। राहुल को तमिल में क्यों रोकना चाहते प्रचार से? दरअसल क्या ये राहुल गांधी की राजनीति के तीसरे चरण का संकेत है? पहले चरण में अनदेखी, दूसरे में सोशल मीडिया पर बनाया मजाक, लेकिन तीसरे चरण में राहुल के प्रति युवाओं को बढ़ रहा आकर्षण। तमिलनाडु की बीजेपी इकाई ने मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की है, राहुल को राज्य में चुनाव प्रचार करने की इजाजत ना दी जाए। वहीं बीजेपी नेताओं की ऐसी मांग को लेकर हर कोई अब हैरान है, जबकि बीजेपी ने तो ऐसा नैरेटिव बना रखा है कि राहुल के प्रचार से बीजेपी को फायदा होगा। वहीं सिंधिया को लेकर राहुल गांधी की मन की बात। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के युवाओं के समक्ष रखे विचार और कहा कि कांग्रेस में होते तो बन जाते मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने के लिए लौटना होगा कांग्रेस में, अन्यथा सिंधिया बीजेपी में बैक बेंचर बनकर बैठे रहेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का तर्क है कि राहुल युवा नेताओं को प्रमोट तो करते हैं, लेकिन राजनीतिक संकट से उन्हें उभारते नहीं।